नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम दोस्तों, कल कुछ कमेंट आए थे। एक भाई का कमेंट था कि जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं वो 24वें एक दिन बताया था, कल मैंने शायद 25वां बता दिया था। तो वो न्यूज़ के अंदर ही गलत आ जाता है कई बार। जैसे ये आज की न्यूज़ है तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो करंट रेपो रेट है वो 5.5% बरकरार रहेगी, लेकिन इसी में यहाँ पर रखा दिया है कि रेपो रेट है वो 5.25% बरकरार रहेगी। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जूम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार की गलतियां वो कई बार न्यूज़पेपर से ही आ जाती है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए थोड़ा सा बता दूं। वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि 25 में थे या 24 में हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है तो हमारे RAS या PSI में इतना पूछा जाना बनता नहीं। दूसरी एक कमेंट आया था कि सर आप डेली डेली एक ही शर्ट में क्यों वीडियो बनाते हो। तो भाई एक ही शर्ट है तो एक ही शर्ट में बनाएंगे, और PIB वगैरह इंक्लूड करने के लिए आते हैं तो वो इंक्लूड कर लेंगे तो मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो आपको दूसरी जगह भी मिल जाती है, वहाँ से देख सकते हो। द हिंदू का एनालिसिस जोड़ने के लिए बोलते हैं, वो भी आपको दूसरी चैनल है वहाँ पर मिल जाती है। मेन है कि हमारे राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट हो, कंटेंट जितना आसान हो, सिंपल हो, वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो कल था 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो भी मुख्य खेल प्रतियोगिताएं वगैरह आयोजित करनी थी तो इसमें अजरबैजान को बनाया गया था इस बार, जहाँ पर बाकू के अंदर ये सब चीज़ें आयोजित हुई थी, मेजबान देश। 2026 की जो थीम थी वो थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो ये हो गया विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड। फिर DRDO द्वारा रुद्रम सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। रुद्रम सेकंड मिसाइल है वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है कि ये डिटेक्ट करती है कि रेडिएशन कहाँ से आ रहा है। जैसे जो भी दुश्मन देश हैं उसके अंतर्गत जब हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ पर अटैक करने जाते हैं तो यहाँ पर सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम लगे होते हैं, जिनके पास रडार होती है जो रेडिएशन वो निकालती रहती है और एयरक्राफ्ट जो आते हैं उनको ट्रैक करती है। तब जो रुद्रम मिसाइल है वो इस रेडिएशन को ही ट्रैक करके और जहाँ से ये इमिट हो रही है, जहाँ से ये निकल रही है रेडियो वेव्स, उसी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। IF के द्वारा इसका परीक्षण किया गया सुखोई 30 मार्क 1 के द्वारा, Su-30 MKI जिसको हम बोलते हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर से लॉन्च होगी और सरफेस पर जो भी रडार इक्विपमेंट होंगे, जो भी कम्युनिकेशन वाले इक्विपमेंट है जो रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करेगी। RCI हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने इसको बनाया है DRDO के सहयोग से। एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसकी रेंज है 330 किलोमीटर। जो रुद्रम थर्ड बनेगी वो 500 किलोमीटर के लगभग होगी, रुद्रम फर्स्ट थी वो 100 किलोमीटर की रेंज थी उसकी। फिर भारत का 100वां रामसर स्थल है वो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल जिसको बोलते हैं, बलिया UP में, वो घोषित हुआ है। 100वां है, दूसरे राज्य का भले ही हो लेकिन 100वां है, पहला है, वो हमें याद रखना जरूरी है। तो 100वां अभी लेटेस्ट हुआ है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। रामसर स्थल क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। ईरान में एक स्थल है रामसर नाम का, वहां से कि जितने भी वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि है, उनको संरक्षित किया जाएगा। भारत इसमें 1 फरवरी 1981 को जुड़ा था और 1981 में भारत की जो जगह थी वो उनको शामिल किया था। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव पक्षी अभयारण्य अपना राजस्थान का, ये हमारे पहले रामसर स्थल थे। 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ, इसलिए 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो मनाया जाता है। ये जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और कार्बन सिंक बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। फिर राजस्थान में ब्राह्मणी बैराज परियोजना है वो शुरू की जा रही है। ब्राह्मणी जो नदी है, सहायक नदी है चंबल नदी की, वहां से पानी को पहले चंबल नदी से एक नहर या टनल बना करके ब्राह्मणी नदी में शिफ्ट किया जाएगा। फिर ब्राह्मणी नदी से बनास नदी है उसमें पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी, जो बिशलपुर बांध में पानी की मात्रा बढ़ेगी और वहां से जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर है, इस क्षेत्र को पेयजल की सुविधाएं वो मिलेगी। तो ये चंबल नदी है, ये अपने राजस्थान की क्या हो गई है, सीमा। चंबल नदी यहाँ से जाती है और UP में जमुना में मिल जाती है। यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है और यहाँ से ब्राह्मणी नदी है, इस पर एक बैराज का निर्माण किया जाएगा। बैराज और बांध में क्या दिक्कत होता है? बांध बड़े मात्रा में जो पानी होता है उसको रोकने के लिए होता है,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर वगैरह लगाए जाएं। बैराज क्या होता है, बैराज बना करके बांध की तरह ही बनाया जाता है, उसको पानी को रोका जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नदी के पानी में भराव को बढ़ाने के लिए और फिर वहाँ से नहरें निकालने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है। तो ये राणा प्रताप सागर से यहाँ ब्राह्मणी नदी तक टनल के द्वारा या नहर के द्वारा है वो इसमें पानी बढ़ाया जाएगा। यहाँ से फिर बनास नदी में, फिर जो बिछलपुर बांध है वहाँ से पानी की जो सुविधा है वो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में दी जाएगी। फिर ये आ गया है अपना एमपीसी की बैठक 1 से 3 जून को थी, कंप्लीट हो गई है। रेपो रेट 5.25% है, ये 5.5 है, ये गलत लिख रखा है, अभी 5.25 ही है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति है, आरबीआई की बनती है। इसमें आरबीआई और सरकार दोनों के सदस्य होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 सदस्य आरबीआई के, 3 सदस्य सरकार के होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं। सभी के पास एक एक मत होता है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और उसके पास एक अलग से निर्णायक मत होता है। ये मुद्रास्फीति को लक्ष्यीकरण करने के लिए, यानी मुद्रास्फीति को सेट करने के लिए कि ना ज़्यादा बढ़े और ना कम हो, उसके लिए नीतियां बनाती है। मूल्य की, रुपए की स्थिरता के लिए नीतियां बनाती है। अभी इन्होंने जो अपनी रेपो रेट है इसको एज इट इज 5.25% रखा है। तो हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये क्या क्या है। एक होती है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर। क्या चीज होती है बैंक रेट? बैंक रेट वो होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, 1 दिन से 91 दिन तक का। अल्पकालिक है तो थोड़ा सा परसेंटेज कम है, दीर्घकालिक है तो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा रखा है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बैंक है वो आरबीआई के पास अपना धन जमा करते हैं, उस पर जो आरबीआई उनको ब्याज देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये 3.35% है, आरबीआई क्योंकि कम देगा। फिर है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा है। इसके ऊपर क्या करता है, इस पर भी बैंक है वो आरबीआई को धन देते हैं, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें आरबीआई बैंकों को प्रतिभूति देता है अपनी। वो प्रतिभूति फिर आरबीआई वापस बैंकों से खरीदता है और बदले में वो रिवर्स रेपो रेट मिला करके उनको रुपये का भुगतान करता है। इसमें परसेंट ज़्यादा है, लेकिन आरबीआई अपनी प्रतिभूति है वो बैंकों के पास नहीं रखता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल यानी सीमांत स्थायी सुविधा 5.50% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैंकों को कई बार एक रात के लिए धन की उधार की जरूरत पड़ती है, कुछ अपना स्टेटमेंट है उसको सही करने के लिए, उसके एक रात के उधार के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ये रेट लेता है आरबीआई सबसे ज़्यादा, 5.50% बैंक दर के बराबर ही। फिर है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ये वो राशि होती है जो हर बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा रखता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ रुपए का एनडीटीएल है, एनडीटीएल, एनडीटीएल को बोलते हैं नेट डिपॉजिट एंड स्थायी जमा एवं सावधि, एनडीटीएल टाइम लिक्विडिटी, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिक्विडिटी, जमा एवं सावधि जमा। तो उसमें जो ऐसे 100 करोड़ है तो इसको 3 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखने होंगे और इन 3 करोड़ रुपए पर आरबीआई है वो बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देगा। ये बैंकों को बैंक ऋण की स्थिति से बचाने के लिए रखे जाते हैं। फिर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हिंदी में क्या बोलेंगे? तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं इसको हिंदी में। ये 18% राशि वो है जो हर बैंक अपने बैंक में ही रखेगा। जैसे ये 100 करोड़ है तो इसका 18% यानी 18 करोड़ रुपए बैंक अपनी साख सर्जन में नहीं यूज कर सकता। साख सर्जन का मतलब होता है कि वो बैंक क्या करता है, जमा स्वीकार करता है, उन जमा को क्या करता है फिर लोन के रूप में देकर लाभ कमाता है। तो 3 करोड़ रुपए ये और 18 करोड़ रुपए ये, टोटल 21 करोड़ रुपए बैंक है वो अपने पास ही रखेगा, उनको लोन के रूप में है वो नहीं दे सकता है। लेकिन ये जो एसएलआर है
इसको वो स्वर्ण के रूप में रख सकता है, बॉन्ड के रूप में रख सकता है, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकता है, यानी निवेश कर सकता है। तो ये हो गई अपनी बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, STF, MSF, CRR, SLR शॉर्ट में बताया है। बाकी इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है उसमें मेरी इस पर डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हो, मैं ऊपर उसका लिंक लगा दूंगा। फिर जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जो अपना कर अधिनियम है उसमें अध्यादेश के द्वारा संशोधन जारी किया है। LTCG है, जो भी सरकारी बॉन्ड पर FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उनको लाभ जो मिलता है उस पर LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो हटा दिया गया है। पहले ये 12% था। विद होल्डिंग टैक्स है वो हटा दिया गया है। नए बॉन्ड जो भी खरीदेंगे उस पर फुली एक्सेसिबल रूट के द्वारा कोई भी कर है वो नहीं लिया जाएगा और इसकी अवधि 15, 30 और 40 साल रहेगी। NRI की निवेश की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और रियायती फॉरेक्स स्वेप को लाया गया है। ये यहाँ पर दूसरी जो कटिंग है आप देख रहे हो, ये भी इसी से संबंधित है। आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। FII विधेय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाली कमाई से टैक्स पर छूट दी गई है, ताकि वो निवेश आएगा तो हमारे पास डॉलर के रूप में आएगा, डॉलर बढ़ेगा तो हमारा रुपया है उसका मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो उसका मूल्य थोड़ा सा कम आएगा तो हमारे रुपये का मूल्य बढ़ेगा। पहले इस पर 12.5% लॉन्ग टर्म और 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा था, जो अब 0 हो गया है। इसके बाद ये आई है एडिटोरियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंक की स्थिरता और सफलता का आधार। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है निगम संचालन, यानी ऐसी गवर्नेंस जिसमें पारदर्शिता हो, जिम्मेदारी हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारे निर्णय लेने की क्षमता ना हो। जैसे PSB जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, उनमें ये की गई है। पहले वहां पर क्या होता था, एक CMD होता था, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन जो 7 सूत्री सुधार हमारे PSB सेक्टर में किए गए उसमें चेयरमैन को अलग बनाया गया और MD को अलग अलग व्यक्ति है वो बनाया गया है। इनकी नियुक्ति की जाती है एक बैंक ब्यूरो बोर्ड के द्वारा, जिसका अध्यक्ष एक सचिव रैंक का अधिकारी होता है और बाकी जो सदस्य होते हैं उसमें RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और गवर्नमेंट के कुछ सदस्य होते हैं। तो सरकार की भी भूमिका है, बैंक की भी भूमिका है, पूरा बोर्ड है उसमें निर्णय लेता है। उनकी नियुक्ति है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा की जा सकती है। जैसे पता चलता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कि बैंक में किसी प्रकार का आपको घपला दिखाई दे रहा है, तो इनमें इसको हटाया जा सकता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को भंग भी किया जा सकता है। डिस्ट्रेस सेल, दबाव से मुक्ति मिलती है, एम्पावरमेंट होता है बैंकों का और बैंकों की जिम्मेदारी है वो तय होती है। फिर ये डेली करंट अफेयर है दैनिक भास्कर के, जिसमें विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक भारत की तरफ से नीलकंठ मिश्रा है वो अब नियुक्त किए गए हैं, 3 साल इनका कार्यकाल रहेगा। भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी में GSCO क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का मतलब है, ऑब्जर्वेटरी मतलब ऑब्जर्व करना। अभी क्या है, 70% क्रिटिकल मिनरल्स चीन है उसका उत्पादन कर रहा है, तो पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स कैसे हैं, कैसे उनकी माइनिंग की जा रही है, उनकी आपूर्ति कैसे हो रही है, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए ये GSCO ये बनाया गया है। फिर रोम डायमंड लीग 2026 में जो भाला फेंक है उसमें रुमेश पथिरागे श्रीलंका के हैं, फर्स्ट आए हैं, और नीरज चोपड़ा है वो द्वितीय स्थान पर आए हैं। जो वर्ड है, वर्ड ऑफ द डे, VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये ऐसी फंडिंग होती है जो सरकार के द्वारा कंपनी को दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी परियोजनाएं होती है, अभी फिलहाल ये चर्चा में क्यों है कि जो अपनी निकोबार पोर्ट परियोजना चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना है, तो कोई भी कंपनी है वो इतना ज़्यादा पैसा शुरुआत में लगाने को नहीं आती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है, प्लस में जो उसको मुनाफा होना स्टार्ट होगा वो भी काफ़ी दिनों बाद होगा। तो इसीलिए सरकार क्या कहती है, उन कंपनियों को थोड़ा सा आर्थिक सहायता देती है, जिससे कंपनियां आगे आकर के परियोजना को बिड है उसमें भाग लेती है, और फिर परियोजना शुरू जैसे जैसे होती है उसको मुनाफा होना स्टार्ट हो जाता है, तो कंपनी को भी फायदा होता है और हमारे देश का आर्थिक विकास है वो भी बढ़ता है। तो यही थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों
तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव जरूर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। अपने दोस्तों को अपने जो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और जो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, ये डिटेल वीडियो है इकोनॉमी वाली, ये मैं अभी पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हो। उसमें हो सकता है डाटा थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि पहले की वीडियो है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से RAS और SI की तैयारी करते रहिए।